अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। एक नेगेटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस यानी कि रेड ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस पूरे दिन थ्रू आउट द डे विटनेस की गई, यानी कि सेकेंड डे ऑफ द वीक है और मार्केट के अंदर वही एक इंटरनेशनल एस्केलेशन का इम्पैक्ट वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। और साथ साथ अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट्स की, तो तमाम जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनका भी यही एक हम कह सकते हैं उनकी भी यही कंडीशन या सूरत हाल दिखाई देती है। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट है वो किस तरीके से वाइप आउट होगा, किस तरीके से जैसे ही कोई फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ये जो एक हालात बन रहे हैं इसमें कुछ मज़ीद फ्लेक्सिबिलिटी हम कह सकते हैं कि जो लास्ट वीक देखी गई थी, जिस तरीके से मार्केट ने भी रिएक्ट किया था, पॉजिटिव जोन में आ गई थी, अच्छे हाइज पे जा रही थी, इसी तरीके से कोई न्यूज़ आती है, कोई ट्रिगर न्यूज़ आती है पॉजिटिव वे में, तो मार्केट उसको बहुत अच्छे से वेलकम करेगी। और जैसे ही इसकी वेलकमिंग नोट होगी तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये जो डिप वाला ऑप्शन है वो फिर कम हो जाएगा। तो बाय ऑन डिप्स के ऑप्शन को तमाम जो एनालिसिस है या तमाम जो एनालिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि बाय ऑन डिप्स के ऑप्शन को हमेशा फोकस रखना चाहिए और हमेशा इस चीज़ पर ही रहना चाहिए कि तमाम चीज़ें जो है वो अलाइन हो और किस तरीके से हम आने वाले दिनों में स्टॉक एक्सचेंज की जो एक सूरत हाल है उसको भी देखते रहेंगे। तो आज इसके हवाले से हम बात करते हैं। साथ साथ आपको प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से बताएं, कैशलेस इकॉनमी के हवाले से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और जिस तरीके से डिजिटल वे में अदायगियाँ यानी कि पेमेंट्स के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है कि तमाम गवर्नमेंट की पेमेंट्स की बात की जाए या कैशलेस इकॉनमी के हवाले से तमाम चीज़ों को प्रमोट करना ज़रूरी है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से कैशलेस इकॉनमी बनेगी उसी वजह से यानी कि उसी को हम कह सकते हैं ये प्रमोशन होगी हमारी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होगी तो वाइट इकॉनमी होगी, तमाम टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ेगी, इसी तरीके से फाइलर्स की तादाद बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली ये पूरा एक होराइजन इसी तरीके से इंटरकनेक्टेड है, ये पूरी चेन इसी तरीके से इंटरकनेक्टेड है जो हम देख रहे हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट लेके जा रही है इनिशिएटिव, उसका एक वाज़े तौर पे इम्पैक्ट ये होगा कि तमाम डॉक्यूमेंटेशन से फाइलर्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और उससे होगा ये कि जो हमारे ऊपर टैक्स पेयर्स के ऊपर खासकर हम कह सकते हैं ख़ास तौर पर जो एक एक बर्डन है वो कम हो जाएगा। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे किस तरीके से ये जो गवर्नमेंट के लेवल पर या प्राइम मिनिस्टर साहब उस चेयर कर रहे हैं इस इजलास को, किस तरीके से ये इनिशिएटिव्स मजीद आगे आएंगे और इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। खासकर आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान को की नौ मुंतखब हुकूमत ने अबूरी बजट पेश कर दिया है। तो आज इसके हवाले से भी हम फर्दर डायसेक्शन करेंगे, क्या क्या इसमें मराहत होंगी, किस तरीके से इसमें फ़ायदे होंगे और किस तरीके से आम आवाम को फोकस किया गया है। और साथ साथ आपको इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से भी बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर एक एक अफरा तफरी या केओस पाया जाता है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी एस्केलेशन, जिसके इम्पैक्ट्स हम अपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी देख रहे हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक मार्केट्स पे भी देख रहे हैं, कमोडिटीज़ मार्केट के ऊपर भी देख रहे हैं और तमाम जो एक इन्फ्लेशन स्पाइक है वो हम इस सूरत हाल के अंदर विटनेस कर सकते हैं, जो कि अभी ही सिर्फ 2 और 3 दिन की न्यूज़ के बाद एक स्पाइक क्रिएट हो रहा है। सो लेट्स सी ये कैसे कम होगा, किस तरीके से गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मीडिएटर का रोल अदा किया और यकीनन अब मज़ीद भी इसके ऊपर काम करेंगे। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से और लोकल मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इंटरनेशनल इम्पैक्ट क्या होगा और साथ साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से आपको बताएं कि बढ़ती कशीदगी ने दोबारा से इंटरनेशनल जो एक हम कह सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस है उसको बढ़ा दिया है और ऑफ कोर्स वो लोकल मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। आज हम ये बात करेंगे किस तरीके से आम आदमी मुतासर हो सकता है। सो वी हैव द डिटेल्स। आज हम शेयर करेंगे, हमारे साथ शकील अनरूज होंगे, उनको वेलकम करते हैं। आप इकोनॉमिस्ट भी एनालिस्ट भी हैं और कॉल आप ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। वालेकुम सलाम शकील साहब, क्या नताशा, थैंक यू कहेंगे? वेरी मच। आज हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से 6000 से अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया है। खासकर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में कंप्लीटली और कंजेक्यूटिवली यानी कल भी और आज भी हमने देखा कि एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट वाजे है। ये एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को। तो कैसे देखते हैं आप और किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे? नताशा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 2-3 दिन के अंदर लास्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं रीजनल ईरान अमेरिका वॉर के हवाले से, वो ज्यादा एस्केलेट करने की शकील वजह साहब से हमारे साथ नेशनल मौजूद हैं। मार्केट्स के अंदर भी जो है बहुत ज्यादा उसका असर पड़ा है और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। और उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पाकिस्तान को डायरेक्टली कंसर्न करता है वो आप जानती ही हैं, ऑयल प्राइसेस हैं। अब जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, जब जब तो पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है उसके बढ़ने का खदशा हो जाता है और पाकिस्तान की जो आपकी
डॉलर की जो कमी है पाकिस्तान के पास, और चूंकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्ट्रेंथन तो हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपका इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा है ऑयल का, जिसकी वजह से आपका इम्पैक्ट उसके ऊपर नेगेटिव आता है। तो ऑब्वियसली दिस इज द मेन थिंग जिसकी वजह से स्टॉक मार्केटें काफी पैनिक में आ जाती हैं, और इन्वेस्टर्स भी और दीगर जो रिटेलर्स हैं वो खासी पैनिक में आते हैं इस सूरत हाल से, और मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आ शकील जाता है। साहब, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो मार्केट परफॉर्मेंस है वो हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि किस तरीके से आज मार्केट ने परफॉर्म किया, क्या आज रहे और क्या टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स रहे आज की मार्केट की परफॉर्मेंस पे, और पूरे दिन की थ्रू आउट जो परफॉर्मेंस रही है उस पर नजर डालते हैं। लेट्स हैव अ लुक। 100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,79,927.04 के लेवल पर। आप देख सकते हैं कल के दिन भी मार्केट का जो एक डिक्लाइनिंग नोट था वो वाजे है। ओपन भी मार्केट इसी लेवल पर हुई है कल के क्लोजर पे। हायर साइड मार्केट की 1,78,112.04, लोअर वाज 1,73,349.41। वही लेवल्स जो लोअर साइड पे थे उसी को मार्केट ने थोड़ा सा 200 और इसको फ्लैट करके क्लोजर रहा 1,73,518.82, यानी कि 6,000 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन, 6,408.23 का डिक्लाइन आज के दिन देखा गया। एक सिंगल डे परफॉर्मेंस में मार्केट ने एक हेफ्टी डिक्लाइन किया है। नेक्स्टली हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं आज की मार्केट के नंबर्स। आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी मोर और लेस। कल के ही तमाम जो स्क्रिप्ट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। साइनर्जी इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.37 के डिक्लाइन के साथ, 9.68 पे क्लोजर, 84.46 मिले शेयर्स ट्रेड किए गए। के इलेक्ट्रिक सेकंड स्कॉर पे 0.41 का डिक्लाइन देखा गया, 7.52 पे क्लोजर रहा, 43.45 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। WTL थर्ड स्कॉर पे 0.05 का डिक्लाइन, 1.23 पे क्लोजर, 43.19 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। बैंक ऑफ पंजाब 2.24 का डिक्लाइन देखा गया। ये एक आप देख रहे हैं कि डिक्लाइनिंग नोट दिखाई दे रहा है थ्रू आउट अक्रॉस द बोर्ड। 33.05 पे क्लोजर रहा, 37.05 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एंड लास्टली मैपल लीफ समिट 7.62 का डिक्लाइन, 93.32 पे क्लोजर, 27.92 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। आज के वॉल्यूम लीडर्स आपने देखे हैं, ये तमाम जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। तो शकील साहब ये बताइएगा कि किस तरीके से मार्केट में अब जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो बाय ऑन डिप्स के ऑप्शन को देख रहे हैं, या जिस तरीके से इंटरनेशनल इम्पैक्ट है, तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि इससे पहले एक नेचुरल डिजास्टर था, यानी कि आप कोविड की बात करें, उस वक्त भी मार्केट में कैओस आ गया था और एक स्ट्रेट डिक्लाइन देखा जा रहा था। अब कल के दिन और आज के दिन की परफॉर्मेंस को देखें तो मार्केट में अच्छा खासा एक हेफ्टी डिक्लाइन है, लेकिन अगर मार्केट के नंबर्स देखें 2 लाख के, यानी कि एक 1,80,000 के, तो ये फिर इतना ज़्यादा जो परसेंटेज है वो कम बनता है, यानी 1%, 1.52%। योर टेक। यू आर एब्सोल्युटली राइट नताशा। एक्चुअली बात मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मार्केट है इस वक्त सेंटिमेंट ड्रिवन है, और ये सेंटिमेंट जो है वो मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसको वो ड्राइव कर रही है। और ऑब्वियसली अगर वहां पर कोई एस्केलेशन मजीद बढ़ती है या क्राइसिस डीपन होता है, तो नेचुरली यहाँ पर जो है ना इन्फ्लेशन नंबर्स में इजाफा होगा ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के ऊपर मजीद प्रेशर आ सकता है। एक तो ये सेंटिमेंट बड़ा नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल अगर हम मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर देखें तो हमें शेयर्स की जो वैल्यूज है वो बड़े अट्रैक्टिव लेवल पे नजर आ रही हैं, और टेक्निकली भी मार्केट जो है ना थोड़ा सा ओवरसोल्ड रीजन में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मार्केट ने जो अभी हाइक बनाया था, जब स्पाइक आई थी बाजार में, तो 187 तक मार्केट गई थी। फिर वहां से मार्केट के अंदर ये डिक्लाइन नजर आ रहा है, वो भी एक्चुअली इस एस्केलेटरी सिचुएशन की वजह से मिडिल ईस्ट की। और इसके अलावा अगर आप नंबर्स पे जाते हैं तो अभी भी शेयर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो हमें कोई बुरी नजर नहीं आ रही, बल्कि कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे हैं, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर नजर आ रही है। आप ये भी देखें कि अभी हमने गुज़िश्ता महीने ही हमने कई आईपीओज का इंडक्शन देखा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर, और उन आईपीओज ने बहुत ओवरवेलमिंगली जो है ना इन्वेस्टर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और 3x से लेके 7x तक जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हुई हैं कंपनीज, और उसके अंदर बिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो नया पैसा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आया है। साइमल्टेनियसली इन द मंथ ऑफ जून हमने देखा कि तकरीबन 30-35 हजार नए अकाउंट भी खुले, और उसके अंदर 50% से ज्यादा जेन जीज का इंटरेस्ट आ रहा है। तो मार्केट की जो डेप्थ है या मार्केट की जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो अच्छी है, उससे कोई इनकार नहीं है। मार्केट में नए आईपीओज भी आएंगे,
पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन जो ये ऑयल प्राइसेस का जो इम्प्रेशन है वो बहुत नेगेटिव आता है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो ऑयल प्रोड्यूस करता है उसके लिए उसे डॉलर्स देने पड़ते हैं, और ये पाकिस्तान की ट्रेड डेफिसिट को भी इजाफा करता है, करंट अकाउंट को भी खराब कर सकता है, और इन्फ्लेशन नंबर्स हिट होते हैं। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स की प्राइसेस बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, तो लामाला इंटरेस्ट रेट बढ़ने कम होने के चांसेस मादूम हो जाएंगे। जो कि 27 जुलाई को आप जानती हैं कि एमपीसी दोबारा हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हो रही है। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आता है या मजीद इजाफा कर दिया जाता है तो ये एक नेगेटिव बात होगी मार्केट के लिए। एज फार एज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट इज कंसर्न, आज मार्केट के अंदर काफी हैवी डेंट पड़ा, जो कि आपने अभी अपनी समरी में बताया भी कि 6400 पॉइंट के लगभग मार्केट से पॉइंट्स निकल गए। इंडेक्स के अंदर काफी प्रेशर था, और ये पैनिक सेलिंग की वजह सिर्फ और सिर्फ एस्केलेशन थी ईरान अमेरिका वॉर की और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की, क्योंकि वो भी 85-86 डॉलर तक ब्रेंट क्रूड चला गया है। इसका इम्पैक्ट नेगेटिव है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताना चाहता हूं अपने सुनने वालों को भी और उन इन्वेस्टर्स को जिनका इसमें मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हैं या जो नया पैसा डालना चाहते हैं इस मार्केट के अंदर, ये जो पैनिक लाइक सिचुएशन होती है इसमें रिटेलर्स या नर्वस हो जाते हैं। आपको यहाँ पर बड़ी वैल्यू बाइंग मिलती है, अट्रैक्टिव लेवल्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी पोर्टफोलियो का 30% 40% इन्वेस्ट करना इस लेवल से शुरू करते हैं तो यू मे गेट गुड प्रॉफिट इन द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। और इसके साथ साथ आपको जो मार्केट के अंदर जो इस वक्त प्राइस की जो प्राइस एक्शंस हैं वो भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हैं, और इसमें आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी इसमें यहाँ पर काम किया जा सकता है। लेकिन दोबारा ये कहूंगा कि रिस्क जो है वो इस वक्त ग्लोबल है, और इस ग्लोबल रिस्क में पाकिस्तान के शॉक एब्जॉर्बर्स बड़े कमजोर हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्रेजाइल है, डेट के ऊपर बहुत चलती है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज हमारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट है और इसके अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है। वेल, थैंक यू सो मच शकील अनवर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है किया आपने। हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं शारिक वोहरा साहब, उनको वेलकम करते चलते हैं। आप एनालिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शारिक साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो, आपको खुशामदीद कहते हैं। और साथ साथ ये भी बताएं कि किस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, लेकिन जब एस्केलेशन ग्लोबली होगी तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मार्केट्स पे, स्टॉक मार्केट पे, या फिर अगर हम बात करें ट्रेड के हवाले से जो कि ऑफ कोर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से फ्रेट के चार्जेस बढ़ जाते हैं, इंश्योरेंस बढ़ जाते हैं, चीज़ें जो है वो थोड़ी सी एक हम कह सकते हैं कि केओस के इम्पैक्ट ज़्यादा आ जाती हैं। तो शारिक साहब ये बताइए कि ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास जो एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट है वो वाजे है, एस्केलेशन है, सब देख रहे हैं, रिजिडनेस है यहाँ पर, और साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स इम्पैक्ट ले रही हैं। आपने स्टॉक एक्सचेंज में भी देखा, आज एक शार्प डिक्लाइन देखा गया, कल भी देखा गया। क्या कहेंगे बिजनेसेस के हवाले से? और जबकि हमारी जो इकोनॉमी है यानी कि पाकिस्तान की स्पेसिफिक इकोनॉमी के हवाले से बात करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट है, तमाम इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, जहां गवर्नमेंट इतनी कोशिशें कर रही है कि कैशलेस इकोनॉमी को देखा जाए, डिजिटाइजेशन पे जाना चाहिए और किसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, वाइट इकोनॉमी को प्रमोट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, रिफॉर्म्स ले आए टैक्स के हवाले से। तो अब ये जो हालात है ये कैसे डेंट कर सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को, और किस तरीके से अब हमें क्या करना चाहिए, सजेशंस दीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नताशा फॉर हैविंग मी इन योर शो। आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू, और अभी इससे पहले एक एनालिस्ट कराची की पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे थे, माय व्यू इज टोटली डिफरेंट, एंड दैट इज कि हमारी मार्केट में अब बहुत डेप्थ है, बड़ी मेच्योर हो गई है हमारी मार्केट, और ये जो ऑयल का इम्पैक्ट आता है और उसकी वजह से इतना डिक्लाइन आता है मार्केट में, तो ये ओवर रिएक्ट कर रही है मार्केट। एक्चुअली कोई बहुत बड़ा हलचल नहीं है, कोई बहुत बड़ी सिचुएशन में खराबी का कोई बिल्कुल कोई इशू नहीं है। इसलिए कि देखें, जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है उसमें जो कंपनीज लिस्टेड हैं जिनकी वजह से आज हमारा इंडेक्स जो है वो 2.25 लाख पर पहुंचा हुआ है, तो वो बुनियादी तौर पर उन कंपनी की डेप्थ है, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उनकी डिविडेंड देने की कैपेसिटी है। तो मार्केट सेंटिमेंट ओवर रिएक्ट करता है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में, मैं समझता हूँ।
और ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस विल कम बैक टू नॉर्मल वेरी सून। जो भी मिडल ईस्ट में ईरान और अमेरिका का जो भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल की प्राइसेस में 5 से 8% का फर्क पड़ता है, तो ऑयल मार्केट ट्रेडिशनली पिछले 40 साल के मेरे एनालिसिस में हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस। उसमें जो फ्लक्चुएशन है वो 2%, 4%, 5% होती है, कभी किसी र्यूमर पर, कभी किसी सेंटिमेंट पर। बट आई डोंट थिंक कि इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह जो पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि अगर हमारा ऑयल बिल एक $8 बिलियन बढ़ जाएगा, वो तो नहीं बढ़ेगा, तो उसमें शायद हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई चैलेंज आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। देखें आप, पाकिस्तान की जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारे जो रिजर्व्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब सिचुएशन डिफरेंट है। आपको जब डिस्कशन करनी चाहिए तो प्रेजेंट नंबर्स जो हैं हमारी इकोनॉमी के, उस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आज से 4 साल पहले अगर पाकिस्तान का जो रिजर्व थे वो लेस देन 10 थे, आज मोर देन एग्जैक्टली 20 एग्जैक्टली, हैं। तो अब सही बोला। डिस्कशन का जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। तो इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी। और ये ओवर रिएक्शन होता है, कल नहीं तो 2 दिन के वो तो बाद सेंटिमेंट मार्केट ड्रिवन होती है, वो तो रुक कर हमेशा से ही, जाएगी। कोई भी ऐसी बात होती है दूसरी, तो हो जाता है। यू आर जी राइट। एग्जैक्ट। शारिक साहब, कुछ और न्यूज़ भी हैं जो मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ। खासकर हम ये देख रहे हैं कि आईएमएफ अगले पाकिस्तान को मज़ीद $3.6 बिलियन तक कर्ज देगा। तो ऑफ कोर्स हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम में हैं, और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को, अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को कैसे मैनेज करना है। तो आज हम इसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ आपको बताएं कि माली साल 2026 में पाकिस्तान में कार्स की जो सेलिंग है या कार्स की जो फ़रोख्त है, इसमें तकरीबन तकरीबन 39% जो है वो उसमें इजाफा देखा गया है। तो ये आज जो है वो काफ़ी हमारे पास डेवलपमेंट है न्यूज़ के हवाले से, वो भी डिस्कस करते चलते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कैशलेस इकोनॉमी के हवाले से जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये इजलास चेयर कर रहे हैं और डिजिटाइजेशन को फ़रोग दे रहे हैं, तो इससे कितना ज़्यादा आप समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में इजाफा होगा और सैलरीड क्लास पे जो बर्डन है वो कम होगा, नए टैक्स पेयर्स भी आएंगे? और जो टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से बात की गई है, यानी कि जो 50% ऑफ जो टैक्स है वो उन लोगों से कलेक्ट किया जाएगा जो अभी तक उस हराइजन में नहीं है। क्या कहेंगे शारिक साहब? देखिए, पाकिस्तान का टैक्स नेट ब्रॉडन हो रहा है, हम्म। स्लोली हो रहा है, बट हो रहा है। द वे वी वुड लाइक के उसमें तेजी से इजाफा हो, बट ग्रेजुअली हो रहा है। लास्ट जो हमारी फाइलिंग थी पिछले जून में, आपने उसमें देखा कि उसमें काफी बेहतरी आई। जहाँ तक पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की डिजिटाइजेशन है, कैशलेस इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड, जहाँ पर डिजिटाइजेशन और कैशलेस जो इकोनॉमी है उसमें बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा उसको क्रेडिट देना चाहिए कि जिसने ऐसे जो एप्स और ऐसे प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी लेकर आए पूरे बैंकिंग सिस्टम में, अदर देन बैंकिंग सिस्टम में भी। आज आप देखें कि एक छोटे से गांव में एक छोटा सा दुकानदार जो है, वो भी अपनी पेमेंट्स जो है वो अपने मोबाइल फोन से ट्रांसफर कर रहा है। और विद कंट्री जिसकी 24 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, उसमें अभी बहुत बैंकिंग जो है उसमें गुंजाइश है। अनबैंक्ड सोसाइटी है अभी भी हमारी। और हमारी जो पॉपुलेशन है उसका एक बहुत थोड़ा सा सेगमेंट जो है वो अभी बैंकिंग की फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब अवेयरनेस बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, यंग जनरेशन जो हमारी है वो इन्वॉल्व हो रही है, नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, तो डिजिटाइजेशन में डेफिनेटली इजाफा होगा। और इसी तरह जो हमारी यंग जनरेशन है वो पाकिस्तान के जो स्टॉक्स में है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। आई सी ए ग्रेट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। राइट। अच्छा शारिक साहब, ये भी बताइएगा, जहाँ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इतने पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं और यही एस्केलेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर रही है स्टॉक मार्केट, अपार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट अगर हम नॉर्मल इकोनॉमी की बात करें, तो
क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल इम्पैक्ट जल्दी ही, यानी कि ये एक जो ये तमाम सूरत हाल है ये बेहतर हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, और ये ताशा, जो आई वार जोन बना हुआ है? थिंक, सॉरी आपकी वो बात कर रही है। देखिए, अव्वल तो पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, ये एक परसेप्शन है। यस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डेफिनेटली वो रिजल्ट्स नहीं है जो कि हम लोगों को हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। बट अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री को देख लें, पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स की सेल देख लें, पाकिस्तान में आप सीमेंट को देख लें, इसी तरह पाकिस्तान में आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को देख लें। बेशुमार ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, इवन छोटी इंडस्ट्रीज हैं, प्लास्टिक्स को देख लें, पेपर को देख लें, जिसने के बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। यस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वीविंग सेक्टर, स्पिनिंग सेक्टर इज नॉट डूइंग वेल, बट होपफुली उसमें सिर्फ हमारी जो करंट एनर्जी की प्राइसेस और टैक्सेशन ने तो डेफिनेटली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह डेंट किया है। बट इसके अलावा जो इश्यूज हैं वो ग्लोबल है, यानी कि जो ग्लोबल डिमांड है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की उसमें कमी आई है। इस वजह से भी पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो उस तरह नहीं बढ़ी जिस तरह बढ़नी चाहिए थी। बट जैसे ही वो ग्लोबल सेंटिमेंट बेहतर होगा, ग्लोबल डिमांड क्रिएट होगी, तो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो फिर वाइब्रेंट हो जाएगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। एक्चुअली हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को विंडो में दे अपनी रखते हैं और फिर पूरी इंडस्ट्री को कह देते हैं कि तरक्की नहीं हो रही। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज में देख लें, इसके अलावा जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो भी बेहतर हो रही हैं। पाकिस्तान में आप देखें कि जो पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, कराची में लोकल गवर्नमेंट्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कराची में हमने देखा बहुत अच्छी रोड नेटवर्क बन रहा है, पंजाब में बड़ी ग्रोथ आ रही है, और भी सूबे तरक्की कर रहे हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो पिछले 3-4 साल में बड़ी बेहतर हुई है। नताशा, मुझे सिर्फ 30 सेकंड का एक टाइम दे, मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ कि देखें, हमारी जो करंट लीडरशिप है उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, नॉट ओनली के इकोनॉमी में और हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज थे उनको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, बल्कि ग्लोबल लेवल पे डिप्लोमेसी में हमारी जो हुकूमत है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारे फील्ड मार्शल कासिम मुनीर साहब हैं। देखिए, हम लोग जो हैं वो क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते कि हमारे जो लीडर्स हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उनकी तारीफ करें और खुल के तारीफ करें। तो पाकिस्तान में ये जो हमारी लीडरशिप अभी करंट है उसने हर सेक्टर में अच्छा परफॉर्म किया है और हमको एज पाकिस्तानीज उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, अगर हम अपनी लीडरशिप की अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हमारा परसेप्शन आउटसाइड द वर्ल्ड पॉजिटिव नहीं जाएगा, जिसकी कि बहुत असर जरूरी है। आपने काफ़ी डिटेल्स भी बताई हैं, और शारिक साहब आप हमेशा से ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, ख़ास कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है रात दिन। हमने ये भी देखा कि जब पूरी दुनिया ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी क़यादत को, फील्ड मार्शल साहब को सराहा, तो वाकई ऐसा लगता है कि एक ऑनर की बात है कि पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें अब मौजूद हैं, और ये अब वाकई जो प्रोविंशियल लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर जो काम हो रहे हैं वो इससे पहले हमने नहीं देखे। तो शारिक साहब हमारे साथ मौजूद रहिए, अभी हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास कुछ अपडेट्स हैं कमोडिटीज़ के हवाले से, वो देखते चलते हैं कि आज की मार्केट में कमोडिटीज़ अपडेट्स क्या हैं, करेंसी रेट्स क्या हैं, और किस तरीके से इंटरनेशनल इम्पैक्ट इसको मुतासर कर रहा है। लेट्स हैव अ लुक। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,28,500 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,67,344 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पारोस $4,016.8, ऑयल WTI पर बैरल $81.09, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $87.13। आपने देखा इंटरनेशनली गोल्ड प्राइसेस में एक हम कह सकते हैं गिरावट देखी जा रही है, जो कि पाकिस्तान की मार्केट में भी यकीनन कुछ ना कुछ जो है वो उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। नेक्स्टली हमारे पास कुछ और अपडेट्स भी मौजूद हैं करेंसी के हवाले से, वो भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में करेंसी अपडेट्स क्या हैं।
करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 316.64 रुपीस, सेलिंग वाज 317.33, यूके पाउंड बाइंग रही 371.34, सेलिंग वाज 372.01. नेक्स्टली यूएस डॉलर बाइंग रही 277.9, सेलिंग वाज 278.4 एंड चाइनीज वॉन बाइंग रही 40.97, सेलिंग वाज 41.04. नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज के मार्केट में क्या अपडेट्स रहे। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.01 रुपीस, सेलिंग वाज 74.16. यूएई दिरहम बाइंग रही 75.67, सेलिंग वाज 75.8. नेक्स्टली कतरी रियाल बाइंग रही 76.24, सेलिंग वाज 76.37 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 903.15, सेलिंग वाज 904.78. ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट में। हमारे पास कुछ न्यूज़ हैं जो आपको बताते चलें, वो ये कि हम ये देख रहे हैं माली साल 2026-27 के अंदर एफबीआर ने बजट फंड्स के इजरा के लिए सख्त तरीका जारी कर दिया है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे, ये तरीकाकार क्या होगा, किस तरीके से इस पे अमल होगा और क्या चीज़ें होंगी जो कि ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन के लिए यानी कि ऑफिशियल थिंग्स में काफ़ी हद तक मदद फराम करेंगी। आज हम ये बात करेंगे। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि रिफाइनरीज के हवाले से जहां 15 जुलाई तक कहा यह जा रहा है कि रिफाइनरी पॉलिसी का इजरा किया जाएगा और रिफाइनरी पॉलिसी आ जाएगी। अब हम ये देख रहे हैं कि रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए तकरीबन 6 बिलियन डॉलर सरमायाकारी की राह हमवार होने का इम्कान है, जो कि सऊदी अरब की जानिब से गवादर के अंदर रिफाइनरीज के हवाले से पहले ही हम न्यूज़ सुन रहे हैं और भी मजीद बात करेंगे किस तरीके से काम हो सकता है। और अगर हम बात करें एफबीआर के हवाले से तो हमारे पास चीज़ें जो है वो अलाइन हो रही हैं। गवर्नमेंट ने सख्त जो जब टैक्स टारगेट्स रखे लास्ट ईयर भी और इस बार भी, तो ये तहैया कर लिया कि हम इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी काफ़ी एक रिजिड डिसीजन जो हैं वो देखेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पे आज डिटेल्स हम आपको भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक इकोनॉमिक रिपोर्ट देखते चलते और फिर वापस आते हैं, मज़ीद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ऑटो इंडस्ट्री मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि ये रोजगार के हजारों मौके पैदा करती है, सरमायाकारी को फरोग देती है और ऑटो पार्ट, टायर, बैटरी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक समेत मुतादिद ज़ैली सनतों की तरक्की का बायस बनती है। इस सनत से हुकूमत को सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की मद में भी काबिल जिक्र आमदनी हासिल होती है। वतन अजीज में गुज़िश्ता माली साल के दौरान ऑटो इंडस्ट्री ने नुमाया तरक्की का मुजाहरा किया, जो मुल्क की मईशत के लिए एक मुस्बत इशारा है। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पामा के मुताबिक इस अरसे में कारों की फरोख्त 39% इजाफे के साथ 1,55,631 यूनिट तक पहुँच गयी, जो सारिफिन की बेहतर होती क़ुव्वत खरीद, आसान ऑटो फाइनेंसिंग और नए मॉडल्स की दस्तयाबी का नतीजा है। इसी दौरान जीपों और पिकअप गाड़ियों की फरोख्त 41% इजाफे से 50,814 यूनिट, जबकि ट्रकों और बसों की फरोख्त 67% बढ़कर 7,439 यूनिट रिकॉर्ड की गयी। रिक्शों की फरोख्त भी 25% इजाफे के साथ 985 यूनिट्स तक पहुंच गई। इसके अलावा मोटरसाइकिलों और रिक्शों की मजमूई फरोख्त 30% इजाफे से 19,72,077 यूनिट्स रही, जो इस शोबे की मजमूई तरक्की की अक्कासी करती है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़रई ट्रैक्टरों की फरोख्त 1% कमी के साथ 28,791 यूनिट्स रही, जो ज़रई शोबे में कम सरमायाकारी और किसानों की माली मुश्किलात की निशानदेही करती है। दूसरी जानिब माहिरीन के मुताबिक अगरचे महंगी कारों की फरोख्त में इजाफा हुआ है, लेकिन मुतवस्सत तबके के लिए मोटरसाइकिल खरीदना अब भी मुश्किल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। ऑटो इंडस्ट्री न सिर्फ सनती तरक्की बल्कि मुआशी इस्तेहकाम, रोजगार, टैक्स आमदन और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग में कलीदी किरदार अदा कर रही है। हुकूमत मुकामी ऑटो इंडस्ट्री, जदीद टेक्नोलॉजी, सड़कों के बुनियादी ढांचे और अवामी ट्रांसपोर्ट में मजीद सरमायाकारी करे तो ये शोबा मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत को मजीद मजबूत बना सकता है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात भी करेंगे। गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्लू इकोनॉमी के हवाले से भी बात करेंगे और ख़ासकर हम ये देख रहे हैं जैसे कार्स के ऊपर यानी कि कार्स फाइनेंसिंग के हवाले से या एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं चीज़ें चेंज हो रही हैं। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यू अब बास्केट के अंदर आ चुकी हैं। एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने में ये भी बात करें तो हमारे पास अब बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ चुकी हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर मंजूर वसान साहब मौजूद हैं। आप ब्लू इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं और साथ साथ
डीजी फिशरीज भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वसान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सबसे पहले ये बताइए कि एक हम इकोनॉमिक कंडीशन को देख रहे हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल या ग्लोबल स्टैंस देखा जा रहा है, इन्हीं सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखें। पाकिस्तान में ब्लू इकोनॉमी के फ़रोग के हवाले से क्या कहते हैं, जहाँ हम न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू एडिशन या हर सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप ख़ासकर ब्लू इकोनॉमी के हवाले से? जी, थैंक यू वेरी मच नताशा, आपने हमें मौका दिया। डेफिनेटली ब्लू इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा फिशरीज सेक्टर। फिशरीज बैकबोन बन सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी का अगर हम उसको उस लेवल पे लेके जाएं। हमने एक मॉडल तय किया है कि गुज़श्ता 3 साल में हमारी जो फ़िश एक्सपोर्ट है वो 36% इन्हांस हुई है। 2023-24 में इट वाज $400 मिलियन और आज वो $568 मिलियन की एक्सपोर्ट है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में फ़िश की जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट की वो सेकंड नंबर पे है पाकिस्तान में, मगर पोटेंशियल उससे कहीं ज़्यादा है। काफ़ी इसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, एक्वाकल्चर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम वैल्यू एडिशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि ब्लू इकोनॉमी, क्योंकि मैरीन जो हमारा 1550 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है, उसमें जितना भी मैरीन का रिसोर्स है, अगर फिश के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो हम वो कैच जो है प्रॉपरली प्रोसेस करके अगर हम उसको एक्सपोर्ट करें तो इट कैन रीच अप टू $2 बिलियन मिनिमम, मैं ये कह रहा हूँ। और हमारी बहुत बड़ा उसमें सेक्टर है। प्रीवियसली ये सेक्टर था, उसमें इतनी विजिबिलिटी नहीं थी, मगर इस मर्तबा हमने पूरी कोशिश की है कि इस सेक्टर को, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी के हवाले से काफ़ी उस पर प्रायोरिटी लिस्ट में है, तो बिल्कुल जी, तो हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो लीडरशिप है, हमारे मिनिस्टर सर जुनैद अनवार चौधरी साहब ने काफ़ी इस पे फोकस किया है और अच्छा सपोर्ट डॉक्टर प्रोवाइड साहब, की। मैं आपको यहाँ पॉज करूंगी। मैं शारिक साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम अपार्ट फ्रॉम ब्लू इकोनॉमी अगर हम सेक्टर वाइज ज़रा परफॉर्मेंस देखें, कार फाइनेंसिंग के हवाले से देखें, कारों की फ़रोख्त में इजाफा हो रहा है। इस बार हमने देखा कि कार्स में सेलिंग में अच्छे नंबर्स जनरेट हुए हैं पाकिस्तान में, और जैसे जैसे पेट्रोलियम प्राइसेस अप होती हैं, आपको पता है कि थोड़ी सी कार की प्राइसेस में कमी आती है, ये एक फिनोमिना है। लेकिन आप समझते हैं कि कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया है मार्केट के अंदर, किस तरीके से इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो भी पाकिस्तान का रुख कर रही हैं, और इस कंपेटिटिवनेस की वजह से कार प्राइसिंग में भी डिक्लाइन देखा गया है। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे, ये कितना फेवरेबल होगा? और सिर्फ कार्स नहीं बल्कि ट्रैक्टर्स के हवाले से जो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मददगार साबित होते हैं, या हमारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी मददगार साबित होते हैं, इन प्रोडक्ट्स के हवाले से भी बताइएगा। नताशा, कार में ऑटोमोबाइल सेक्टर में पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से तब्दीली आई है, और पूरी दुनिया में जो चाइना का रोल है जिसने कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक रेवोल्यूशन लेकर आया है चाइना, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत डिस्टर्ब हुई है। बहुत सारे मुल्कों में कार इंडस्ट्री जो है वो अनवायबल होती जा रही है, और जिस जिस टेक्नोलॉजी पे चाइना काम कर रहा है, तो मेरा ये ख्याल है कि वो पूरी दुनिया की जो ऑटोमोबाइल मार्केट है उसको अपसेट कर देगा। एक तो ये कि वो जिस मास स्केल पे गाड़ियां, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी जो लिथियम बैटरी है उसकी प्राइसेस को जिस तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चार्जिंग जो स्पीड्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया अफेक्ट होगी। बट जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान में कार फाइनेंसिंग में बहुत इजाफा हुआ है, डेफिनेटली बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि गाड़ियों की इंपोर्ट से शायद मुल्क को इसके अलावा के एफबीआर को बहुत टैक्सेस मिल जाते हैं, सेल्स टैक्स और ड्यूटीज की मद में, बट अदरवाइज जो हमारी मास लेवल के जो लोग हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उसको उसका कोई फायदा नहीं होता। और हमको ये जो ईवी का जो रेवोल्यूशन आया है पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बसेस और दूसरी ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें इजाफा करना चाहिए। पाकिस्तान में जो कार फाइनेंसिंग में इजाफा हुआ है उसमें दो रीजन है। एक तो ये कि वो गाड़ियां जो इंपोर्ट हो रही हैं उसकी फाइनेंसिंग में इजाफा हुआ है, लोग
बहुत तेजी से अब जो कंबस्शन इंजन की गाड़ियां हैं उससे डाइवर्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जी। हाइब्रिड गाड़ियां, दूसरी जो टेक्नोलॉजी आई है, बट उसका ओवरऑल इकोनॉमी पर कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा। डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर को उसका फायदा होगा, बैंकिंग के स्टॉक्स का फायदा होगा, बट अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या जीडीपी में कोई ऐसी ग्रोथ आएगी गाड़ियों की ज्यादा इंपोर्ट से, तो नहीं आएगी। पाकिस्तान एग्जैक्टली में गवर्नमेंट ने भी अपनी किटी को फुलफिल करने के लिए इंपोर्ट इसकी अलाउ किया है और ड्यूटीज पे बढ़ा दी हैं। आम आदमी को इसका फायदा नहीं है। यू आर वेरी राइट शारिक साहब। मैं डॉक्टर वसान आपसे पूछना चाहूंगी, इकोनॉमिक वेटेज की बात कर रहे हैं हम, जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हमारी अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है, यानी कि हमारी जो फिशेज हैं, श्रिम्प्स हैं, या डिफरेंट जो सी फूड के हवाले से चीज़ें हैं, वो कितनी ज़्यादा अवेलेबल हैं पाकिस्तानीज़ के लिए, और एक्सपोर्ट हम कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं, और कितना ज़्यादा हमारे पास इससे एक अच्छा फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो ये भी बताइएगा। और इसमें कितनी गुंजाइश है कि जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं या न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं। जी श्योर। इसमें देखें ना, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि फ़िश कंज्यूमर कंट्री नहीं है। तो हमारी जो इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें ये बताया गया है कि 2 kg पर कैपिटा हमारी जो कंजम्पशन है फ़िश की, मगर इंटरनेशनली इट इज़ अराउंड 20 to 22 kgs पर कैपिटा। तो हमारी टोटल जो प्रोडक्शन है वो 850,000 मेट्रिक टन है एनुअली। उसमें राइट। से हम एक्सपोर्ट इस वक्त जो कर रहे हैं, इस साल की जो एक्सपोर्ट वैल्यूज़ में अगर देखें तो 278,000 मेट्रिक टन हमने फिश एक्सपोर्ट की है। मगर गुड थिंग इज़ दैट कि वो लास्ट ईयर के मुकाबले में 16% ज़्यादा है। वाओ। और अगर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी देखें तो लास्ट ईयर 489 मिलियन डॉलर्स थी, तो इस साल वो 586 मिलियन डॉलर्स है। और जिस मतलब तरह कुछ मैंने ना कुछ आपको, पर ईयर बढ़ रहा है, आप समझते हैं। जी नहीं, पहले तो काफ़ी नेग्लेक्टेड रहा है ना ये, कभी इसने 400 मिलियन डॉलर्स को क्रॉस ही नहीं किया था। ओके। इसमें कोई अटेंशन ही नहीं थी इस सेक्टर को। मगर जब से लीडरशिप ने हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसको अटेंड किया है, अटेंशन दी है इस सेक्टर के लिए बाकायदा, इसको पहले तो सिर्फ सेक्टर काउंट होता था, अब इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बाकायदा इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। जो जो बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट को तो फैसिलिटीज़ हैं वो डॉक्टर सारी वसान ये बताइए कि हमारे पास ये एक एक हम कह सकते हैं रिवायती एक्सपोर्ट हो रही है कि आपने फिश जी। पकड़ी या श्रिम्प की फार्मिंग की, प्राउन की इसमें फार्मिंग की और बेच दिया, या फिर वैल्यू एडिशन में भी जा रहे हैं हम। नहीं, एग्जैक्टली यू यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि पाकिस्तान में इस वक्त तक जो हो रहा था वो 98% से भी ज़्यादा हम सिर्फ पैकिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं। हम्म। जिस भी ममालिक में सपोज हम 40 कंट्रीज़ में एक्टिवली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन हम्म। सारे ममालिक से जो भी हमारी फ़िश होती है वो वहाँ से रीप्रोसेस होके री एक्सपोर्ट होती है। जो भी हाईली कमर्शियल जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो री एक्सपोर्ट होती है। और उसमें आपको मैं यहाँ बताते हुए मैं बिल्कुल अपने व्यूअर्स को ये बताऊंगा कि हम जो पैकिंग करके अगर कोई कमोडिटी $2 पर हम्म। केजी भी एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वहाँ से रीप्रोसेस होके और री एक्सपोर्ट जब होती है तो इट टचेज अराउंड 12 to 15 डॉलर्स पर केजी। तो इतना राइट। ह्यूज डिफरेंस है। तो हमने अभी इनिशिएटिव्स काफ़ी लिए हैं जॉइंट वेंचर्स के लिए। हम चाइनीज़ काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ 35 हमारे जो यहाँ से लोकल इन्वेस्टर्स हैं या प्रोसेसर्स हैं, उन्होंने चाइना की गवर्नमेंट के चाइनीज़ लोगों के साथ जेवीज़ किए हैं। और वो यहाँ पे आके अपने प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाएंगे। वैल्यू एडिशन में जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो 3 टाइम्स ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट हो जाएगी। और आपके तवज्जुह से एक मैं और चीज़ भी करता जाऊं कि जिस तरह ब्लू इकॉनमी में आपने बात की ना, तो उसमें सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव को भी हमें देखना होता है। पाकिस्तान में काफ़ी ओवर फिशिंग के हवाले से बताया गया है कि जो हमारी मैरीन कैच है उसमें ओवर फिशिंग हो गई है और ओवर फिश्ड हैं हमारी सारी जो कमोडिटीज़ हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने और फेडरल गवर्नमेंट ने एक्वाकल्चर फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा बहुत फोकस ज़्यादा किया है। तवज्जो दिया। यू आर जी। राइट। तो बिल्कुल। जिस तरह
कोस्टल बेल्ट की मैंने आपको बात की, या पंजाब गवर्नमेंट ने आपने आपने देखा होगा सदर्न पंजाब में काफ़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अटेंड। तो अगर हम श्रिम्प फार्मिंग करके और उसकी वैल्यू एडिशन के साथ एक्सपोर्ट करें, और इंटरनेशनल मार्केट्स जिस तरह हैं, पहले हमारे पास रशिया, कभी भी हिस्ट्री में कोई भी हमारी कंपनी रशिया में इनलिस्टेड नहीं थी। अभी हमने 16 कंपनीज पाकिस्तान की रशिया में इनलिस्ट करवाई हैं जो यूरेशियन कंट्रीज को करेंगी। इस तरह वाओ, यूएसए में काफ़ी इट मीन्स के काफ़ी सारी गुड न्यूज़ हैं हमारे पास ब्लू जी। इकोनॉमी के हवाले से। मैं शारिक साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, जीबी का बजट जो है वो पेश कर दिया गया है, और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ना बैक टू बैक तमाम इनिशिएटिव्स ले रही है। ख़ासकर अगर हम रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से बताएं, काफ़ी वेट भी कर रहे थे, और अब 15 तक ये देखा जा रहा है कि रिफाइनरी पॉलिसी अनाउंस हो जाएगी। किस तरीके से रिफाइनरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट, और जो कि सिचुएशन चल रही है या ग्लोबल जो एक सर्कमस्टांसेस हैं, इसको देखते हुए रिफाइनरी की जो ज़रूरत है वो हमारे पास है ऑफ कोर्स पाकिस्तान में, क्योंकि हमें कभी कभार जो इम्पोर्टेड ऑयल है वो भी रिफाइंड लेना पड़ता है। तो इसके हवाले से बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। नताशा, एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस का जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने एक रिपोर्ट शाया की थी कुछ माह पहले, और उसमें उस रिसर्च में उन्होंने ये बताया कि जो दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर डिमांड कम हो रही, और वो कंट्रीज जैसे पाकिस्तान हैं और साउथ एशिया के दूसरे कंट्रीज हैं और जीसीसी कंट्रीज हैं, वहां पर डिमांड बढ़ रही है। और ऑयल के बारे में भी यही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो चूंकि डाइवर्ट हो गए हैं अब विंड पे और सोलर पे या न्यूक्लियर पे, तो हमारी जहाँ दूसरी मसनूआत की हमारे मुल्कों में डिमांड बढ़ रही है, वहाँ ऑयल की, लुब्रिकेंट्स की और ऑयल रिलेटेड दूसरी प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। पाकिस्तान में जो ऑयल की इंपोर्ट्स और लुब्रिकेंट्स की इंपोर्ट पे बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आने से हमारी जो रिफाइनरी की दो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक तो डेफिनेटली कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और हम बिल्कुल। रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर खुद क्रूड ऑयल के जरिए पूरा कर सकेंगे रिफाइन करके। और उसके अलावा जो है वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी ऑयल इंडस्ट्री में और और प्रोडक्ट। एग्जैक्टली और एफिशिएंट हो जाएंगे। वेल शारिक साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर वसान साहब ने भी हमें वक्त दिया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की है इकॉनमी के हवाले से। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।